हमारी पोल खुल चुकी है। रजत को हमारा सच पता चल चुका है। कार में बैठे शिखर और टोली के मन में यही चल रहा है। धीरे धीरे कार गांव की ओर बढ़ रही है और कार के अंदर बैठे सभी के मन में उदासी और चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है। जैसे मानो कि जंग के मैदान से हारे हुए सैनिक पूरी तरह से हताशा और थकान से चूर बैठे हो। रवि जोर से सांस छोड़ते हुए कहता है, लगता है जैसे भगवान भी नहीं चाहता कि हम इस गांव में चिट फंड खोलें। तभी शिखर का फोन बजता है। शिखर फोन उठाकर बात करने लगता है और सभी उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगते हैं, ये सोचते हुए कि कहीं रजत का फोन तो नहीं। ठीक है, बस इतना बोलकर शिखर फोन रख देता है तो देखता है कि सब उसकी ओर घूर रहे हैं। अपना गला साफ करते हुए शिखर कहता है, वकील चाचा का फोन था कि जो कागजात बनाने के लिए दिए थे वो बन गए हैं। शिखर ने इतना कहा ही था कि सब फिर से मुंह लटकाकर वापस बैठ जाते हैं। फिर से एक बार शिखर का फोन बजता है, मगर इस बार कोई उस पर ध्यान नहीं देता। फोन के दूसरी ओर से आ रही आवाज सुनकर शिखर कहता है, ठीक है, फिर मैं आपसे पहुंचकर बात करता हूं। इस बार शिखर के चेहरे पर चमक होती है जैसे कोई जंग जीत ली हो, और फिर एक लंबी सांस छोड़ता है कि तभी उसे यह महसूस होता है कि सब उसकी तरफ ही देख रहे हैं। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए शिखर कहता है, रजत का ही फोन था, मिलने के लिए बुला रहा है कि आगे क्या करना है। और कल ऐसे अचानक चले जाने के लिए माफी भी मांग रहा था। शिखर की ये बात सुनकर सब एक राहत की सांस लेते हैं। उनका प्लान अभी फेल नहीं हुआ है। गाड़ी भी गांव में दाखिल हो जाती है और सुलोचना ताई के घर की ओर बढ़ती है। गाड़ी सुलोचना ताई के घर के सामने जाकर रुकती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ताई बाहर आती है और कहती है, अरे आ गए तुम लोग। शिखर ताई के पास जा ताई को गले लगाते हुए कहता है, हाँ ताई, तुम्हारे बिना मेरा जरा भी मन नहीं लगा। और फिर सब साथ घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर सुलोचना ताई सबको हाथ मुंह धोने के लिए कहती है। कुछ देर सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। आगे के बारे में सब कुछ तय कर लिया जाता है कि शिखर और रवि रजत के घर जाएंगे, फिर उसे रोड का नकली मैप पकड़ाएंगे। मैप ऐसे बनाया गया है कि लगभग सभी गांव वालों की कुछ न कुछ जमीन का हिस्सा सड़क के आस पास ही आ रहा है। जैसे ही रजत गांव वालों से उनकी जमीन लेने की कोशिश करेगा, गांव का हर आदमी रजत का असली चेहरा देख उसके खिलाफ हो पाए। नाश्ता करने के बाद शिखर और रवि रजत से मिलने के लिए मैप के कागज के साथ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर रजत भी शिखर का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अपने घर के हॉल में चहलकदमी करते हुए उसके दिमाग में बस करोड़पति बनने के ख्वाब चल रहे होते हैं कि तभी शिखर और रवि उसके घर में घुसते हैं। एक झूठी मुस्कान के साथ रजत कहता है, बड़ी देर कर दी आने में, मैं तो कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बोलकर रजत दोनों को सोफे की ओर इशारा करता है और खुद पास की एक कुर्सी पर बैठते हुए चाय लाने के लिए आवाज लगाता है। शिखर रजत की ओर देखते हुए पूछता है, और
और दोनों सुलोचना ताई के घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पर शीना बबीता रवि और शिखर के आने का इंतजार कर रही होती है। रवि और शिखर दोनों आपस में हंसते हुए बातें करते पहुंचते हैं। शीना उन्हें देख मुस्कुराते हुए कहती है, चलो इसका मतलब ये है कि सारा काम सही से हो गया। बबीता भी हामी भरते हुए कहती है, हाँ, अब हमें बस बैठ के दूर से तमाशा देखना है कि रजत खुद ही अपने हाथों से अपनी सारी इमेज गांव वालों के सामने कैसे खराब करेगा। थोड़ी देर बाद शिखर कागजात लाने के लिए शहर की ओर निकल जाता है और सबको बताता है कि वो शाम तक वापस आ जाएगा। की तरफ चल पड़ता है।
दूसरी ओर से रजत की खिलखिलाती आवाज आती है, काम पूरा हो गया है, सभी गांव वालों की जमीन मेरे पास है और जिनकी नहीं है उनकी भी हथियाने का एक प्लान है मेरे पास। मानो कल तक तुम्हें सारे जमीन के कागजात मिल जाएंगे। शिखर भी पलटकर रजत की झूठी तारीफ करता है और कहता है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, आपको आपके पैसे कल ही मिल जाएंगे। फोन रखते ही वहीं बगल में बैठी शीना शिखर से पूछती है, मतलब हमारे पास बस कल तक का समय है रजत की सच्चाई सबके सामने लाने को, क्या बस एक दिन में हम ये कर पाएंगे? शिखर शीना को पलटकर कहता है, इतनी जल्दी हम कर पाएंगे या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर हमें तुरंत ही अपने प्लान का अगला कदम लेना होगा। रवि की ओर बढ़ते हुए शिखर कहता है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? अब मैंने लेटर लिख दिया है। शिखर रवि के हाथ में चिट्ठी थमाता है और रवि हामी भरते हुए वहां से निकल जाता है। शिखर बबीता से पूछता है, गांव में आज रात होने वाला माता रानी का जगराता तो पक्का है ना? उसके बिना हम अपना प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। बबीता पलटकर कहती है, मैंने बात कर ली थी, शाम को जगराता हो रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। शिखर खिड़की के बाहर रवि को जाते देख कहता है, उम्मीद है रवि से कोई गलती ना हो, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो सकता है। रजत अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठा नोटों की गड्डियां गिन रहा है। तभी एक नौकर उसके पास आकर एक चिट्ठी आगे करते हुए कहता है, कोई देकर गया है, कहा आपको तुरंत देने को, कुछ जरूरी काम है। रजत भी माथे पर शिकन लिए चिट्ठी हाथ में लेता है, ये सोचते हुए कि आखिर कोई मुझे चिट्ठी देकर क्यों जाएगा, ऐसा क्या काम है मुझसे। और जैसे ही चिट्ठी में लिखा पड़ता है उसके होश उड़ जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है और माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है, मैं विपिन गांव वापस लौट आया हूं और जल्दी ही सबको चिट फंड का सच बताने वाला हूं, मेरे अगले संदेश का इंतजार करना। ये पढ़ते ही रजत के हाथ से चिट्ठी छूट कर नीचे गिर जाती है और झटके से अपने उस नौकर का कॉलर पकड़ पूछता है, किसने दी तुझे ये चिट्ठी, कहां है वो? नौकर हकलाते हुए जवाब देता है, वो तो चला गया, चेहरा ढक रखा था उसने, इसलिए पता नहीं लगा कौन है। रजत नौकर का कॉलर छोड़ता है और लड़खड़ाते हुए वहीं बगल में कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अचानक से ये मुसीबत उसके सामने कैसे आ गई। विपिन से बात करने का भी कोई जरिया भी नहीं है। आखिर रजत ने ही उससे कहा था कि ऐसी जगह जाओ जहां कोई उसे ढूंढ न पाए, खुद रजत भी नहीं। रजत फोन लगाने या विपिन के जानने वालों से बात करने की कोशिश तो करता है, मगर सिर्फ निराशा ही उसके हाथ लगती है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब करे तो क्या करे। वहीं दूसरी ओर शिखर अपनी टोली के साथ प्लान करने में लगा है कि रवि वापस आता है और हंसते हुए कहता है, पहला कदम कामयाब हुआ। शिखर चिंता जाहिर करते हुए पूछता है, कहीं किसी ने देखा तो नहीं? रवि मना करता है और शिखर सबको आगे का प्लान समझाते हुए कहता है, बस रात को एक ही मौका है हमारे पास, अगर इसमें हम असफल होते हैं तो हमें और कोई मौका मिलने भी नहीं वाला रजत की सच्चाई सभी गांव वालों के सामने लाने के लिए। आखिर क्या प्लान है शिखर का? क्या शिखर अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाएगा? क्या शिखर रजत का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।